हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हम लोग एक्टिविटी 2.14 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 2.13 एक्टिविटी हम लोगों ने कल के सेशन में की थी, जिसमें आपने फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात की कि जिनके पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रेडिकल सेम होगा वो सेम फैमिली के माने जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स की। और हमें इस एक्टिविटी में अगेन कुछ सॉल्ट कलेक्ट करने के लिए बोला है, और ये भी बताना है कि वो किस एसिड और बेस से बने हैं। तो यहाँ पे मुझे टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पे सॉल्ट लिखने वाला हूँ। सेकंड कॉलम में किस एसिड और किस बेस से ये बने हैं। तो चलिए पहले ये अपन लिख लेते हैं। तो सॉल्ट, एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट सॉल्ट है जो मेरे पास वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पे एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस होगा NaOH, यानी कि मेटल वाले पार्ट से OH लगाना है और जो नॉन मेटल वाला पार्ट बच गया उसके साथ हाइड्रोजन लगाना है। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो पोटाशियम यहाँ पर मेटल है तो इसके साथ OH लगा देंगे, और जो बाकी पार्ट बच गया नॉन मेटालिक पार्ट उसके साथ H लगा देंगे। जिंक सल्फेट ZnSO4। तो SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जिंक हाइड्रोक्साइड, दिस इज द बेस। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl एसिड होगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा। देन इज कॉपर सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड and copper hydroxide basic part. Then sodium acetate CH3COONA। तो एसिड विल बी एसिटिक एसिड, जिसे इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, और बेस होगा NaOH। देन सोडियम कार्बोनेट H2CO3 कार्बोनिक एसिड and NaOH basic। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पर भी एसिड H2CO3 है और बेस है NaOH। तो ये लिस्ट हमारी तैयार हो गई। अब उन्होंने बोला है कि इनकी सोल्युबिलिटी चेक करें। आप देखोगे ये सभी के सभी सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, सभी के सभी पानी में घुल जाएंगे। उसके बाद है इनका एक्शन चेक करना है हमें लिटमस के ऊपर, और पीएच फाइंड करना है। तो पीएच तो प्रॉपरली हम लोग जब टेस्ट करेंगे तभी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज हम लोग बता सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो कौन सा एसिडिक होगा या कौन सा बेसिक होगा, और उसके अकॉर्डिंगली पीएच की वैल्यू तो नहीं बता सकते प्रॉपरली, लेकिन आइडिया लगा सकते हैं कि 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा या 7 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का क्या नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और इधर लिखने वाले हैं अपन पीएच ऑफ सॉल्ट। चलिए सबसे पहले देखिए HCl भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो आपका बेस है NaOH वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल बनता है, जिसके लिए मैं N यूज करूंगा, और न्यूट्रल के लिए पीएच 7 चलता है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पर भी जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा और पीएच विल बी 7।
सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन जिंक हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसका मतलब है उसकी नेचर होगी एसिडिक, जिसके लिए मैं कैपिटल ए यूज कर लूंगा। तो पीएच की वैल्यू क्या होने वाली है, 7 से कम। अगेन HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो अगेन इसका नेचर अगेन विल बी एसिडिक, दैट इज ए, और पीएच क्या जाने वाला है, 7 से कम। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो अगेन जो एसिडिक नेचर होगी सॉल्ट की दिखाई देगी और पीएच की वैल्यू 7 से कम होने वाली है। आफ्टर दैट सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड CH3COH एक वीक एसिड होता है लेकिन NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ हमेशा जो सॉल्ट है वो बेसिक बनेगा, दैट इज बी। तो बेसिक का जो पीएच है वो 7 से अबव रहने वाला है। देन इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड होता है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो भी बेस बनेगा और पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होगी। देन इस कार्बोनिक एसिड जो एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, सॉरी। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बो बेसिक देता है सॉल्ट, जिसकी वैल्यू 7 से बड़ी होती है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्टिविटी में यही हमसे पूछा गया था। तो अगर आपसे पेपर में पूछ रहे न्यूट्रल सॉल्ट की एग्जांपल दो, तो आप ये दो एग्जांपल जो है वो दे सकते हो, NaCl एंड KNO3। अगर आपसे पूछे कि एसिडिक की एग्जांपल दें, जो एसिडिक सॉल्ट है, तो आप ये वाले नेक्स्ट जो 3 है वो इजीली एग्जांपल में दे सकते हो। अगर आपसे कोई ऐसा सॉल्ट पूछ ले जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिक हो या सिंपली बेसिक नेचर का हो, तो आप उसके लिए लास्ट 3 वाले जो सॉल्ट हैं वो एग्जांपल दे सकते हो। दीज 3 सॉल्ट्स आर बेसिक इन नेचर। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन जो एक्टिविटी है 2.14 कंप्लीट हुई। इसको एक बार सेव करें। ओके, तो उसके बाद अब हम लोग चलते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो उनका सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच 7 होगा। On the other hand, salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। लेकिन अगर आपके पास एक सॉल्ट ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, तो उसका नेचर एसिडिक होगा और पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी। Those of a strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। और अगर ऐसा कोई सॉल्ट है जिसको बनाने के लिए आपने एसिड लिया है वीक लेकिन बेस लिया है स्ट्रॉन्ग, तो उसका नेचर भी बेसिक होगा और पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होने वाली है। तो इस तरीके से जो हमने एक्टिविटी के थ्रू बात समझी, वही बात इन्होंने यहाँ पर भी बताई है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब आपका कॉमन सॉल्ट। The salt formed by combination of hydrochloric acid, that is HCl, and sodium hydroxide solution, that is NaOH, is called sodium chloride। तो जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को मिला के तैयार होता है उसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, दैट इज NaCl, जो हम लोग खाने में भी यूज करते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। जो समुंदर का पानी है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। जो सोडियम क्लोराइड है
इन सॉल्ट से वो अलग किया जाता है। Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. सॉलिड सॉल्ट का जो डिपॉजिट है वो दुनिया के काफी सारे हिस्सों में मिलता है। These large crystals are often brown due to impurities. इनके बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका कलर ब्राउन होता है क्योंकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट और इस सॉल्ट को जो इम्प्योरिटीज से मतलब है उसे वी कॉल रॉक साल्ट बोलते हैं। Beds of rock salt were formed when seas of biogon ages dried up. तो रॉक सॉल्ट की तह बिछ गई सॉइल के नीचे कब? जब समुद्र जो काफी सालों के बाद ड्राई अप यानी कि सूख गए। तो इनसे जो लेयर बच गया वो किसका था? रॉक सॉल्ट का था। तो ये आपको रॉक सॉल्ट की थोड़ी सी कहानी वो बता रही है। कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो कॉमन सॉल्ट से काफी सारे केमिकल्स बनते हैं, मतलब एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। तो रोजाना की जिंदगी में यूज होने वाले बहुत सारे मटेरियल में कॉमन सॉल्ट एक बहुत जरूरी रॉ मटेरियल है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारे पढ़ेंगे इनके बारे में हम लोग। चलिए, तो पहला मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to give sodium hydroxide. अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी वाले सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये टूट जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। ब्राइन क्या होता है? आपके पास नमक है NaCl और आप इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, तो इस सॉल्यूशन को वी कॉल ब्राइन। इसे हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। तो वाटर के अंदर आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया सोडियम क्लोराइड, उसे हम लोग ब्राइन कहेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो प्रोसेस है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी वजह से। प्रोडक्ट्स कौन बना? क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोर वर्ड आ गया जो नाम में क्लोर एल्कली प्रोसेस है। एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो इसीलिए इसे हम लोग एल्कली बोलते हैं। जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाए उसे एल्कली बोलते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ कि कैसे ये रिएक्शन हुई। सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस पानी हमने पास करवानी है इलेक्ट्रिसिटी, तो एक तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्लोरीन गैस, और साथ में एक गैस और बनेगी दैट इज हाइड्रोजन गैस। NaOH का जो स्टेट है वो एक्वस रहेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन का स्टेट गैस रहेगा। बैलेंस करने के लिए 2NaCl लिखेंगे और इधर 2NaOH और वाटर के आगे भी कोफिशिएंट 2 का यूज कर लेंगे। तो ये है क्लोर एल्कली प्रोसेस। आप क्लियरली देख सकते हो, क्लोरीन बना तो उसके लिए क्लोर उठा लिया और NaOH बना जो कि एल्कली है। तो इस तरीके से ये क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन हो गई। ओके, नेक्स्ट, क्लोरीन इज गिवन ऑफ एट एनोड। जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पे रिलीज होगी? एनोड पे। एनोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं और वहां पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी रिलीज होगी कैथोड पे, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है।
एक्चुअली में क्लोरीन गैस में क्या होता है, पहले क्लोराइड के आयंस बनते हैं, तो इनको अपन नेगेटिव चार्ज को एनाइंस बोलते हैं। तो एनाइंस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, एनोड की तरफ। इसी तरीके से हाइड्रोजन के हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, इनको जिसको अपन कैटायंस बोलेंगे। तो कैटायंस किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ। तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन में और क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए लिखा कि क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो कैथोड के पास बनेगा। मैं आपके साथ एक डायग्राम शो करता हूं जो एनसीईआरटी ने बनाई हुई है। ये डायग्राम है, ये बेसिकली आपको याद करनी है। एनोड पे और कैथोड पे आप देख सकते हो, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कैथोड के पास बना है, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि वो कैथोड के नियर बनेगा। उसके बाद ये मेम्ब्रेन एक लेयर है जिसके थ्रू आयंस इधर उधर मूव करेंगे। कैथोड है नेगेटिव चार्ज, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। इसीलिए सोडियम और हाइड्रोजन के आयंस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एनोड की बात करें जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन के आयंस और हाइड्रोक्साइड के आयंस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि NaCl विद वाटर के सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरीन के आपको यूज किए हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, वाटर ट्रीटमेंट, पानी को साफ करने के लिए। स्विमिंग पूल जहाँ पे तैरते हैं वहां पे जर्म्स वगैरह खत्म करने के लिए। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत सारी चीजें बनती हैं। डिसइंफेक्टेंट्स जो नॉन लिविंग चीजों से जर्म्स को हटाते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं उसमें भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। ये यूजेस आ गए क्लोरीन के। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं, आपको पता है। अब जो नया मतलब एवोल्यूशन आने वाला है वो यही आएगा कि कोल पेट्रोलियम को रिप्लेस किससे किया जाएगा, हाइड्रोजन से। इसके अलावा जो रॉकेट्स का फ्यूल होता है वो भी हाइड्रोजन होता है। मार्गेराइन, मार्गेराइन एक बटर जैसा चीज होता है, बटर नहीं होता लेकिन बटर जैसा केमिकल होता है, तो वो भी हाइड्रोजन की हेल्प से बनता है। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, जो खाद बनती है फर्टिलाइजर, केमिकल खाद इसको बोल देते हैं, उसको बनाने के लिए अमोनिया चाहिए, दैट इज NH3, और अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। तो ये यूजेस हो गए हाइड्रोजन के। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, डीग्रीसिंग मेटल्स, मेटल्स के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, उस ग्रीस को हटाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और सर्फ बनाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने के लिए भी NaOH का यूज करते हैं। और इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर, जो धागे हो गए उनका यूज करते हैं बनाने में, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो भी NaOH की हेल्प से बनते हैं। ये सारे यूजेस आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं या यूज दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये यूज किस केमिकल का है, तो इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से पता होना जरूरी है। चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। Then is bleaching powder. Bleaching powder is produced by action of chlorine on dry slate lime. ड्राई स्लेट लाइम की जब रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये स्लेट लाइम CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस Cl2, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर की फॉर्मेशन। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
CaOCl2। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट CaOCl2। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ये उन्होंने बताया है आपको। ओके, नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, अब उसकी बात आती है। फर्स्ट, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़े की इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए, इनसे रंग छुड़ाने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प होता है, लकड़ी का जो गुद्दा होता है वीकेंड से, उसका रंग उड़ाने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में जो कपड़े धुल गए होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए, कोई दाग वगैरह अगर लगा होता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से उसे रिमूव कर देते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। पीने वाले पानी को जर्म से फ्री करने के लिए भी क्लोरीन का यूज करते हैं। तो ये यूजेस जो है वो क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का यूज आ गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर फैक्ट्रीज में और लॉन्ड्री में करते हैं। काफी सारी केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का यूज पीने वाले पानी को जर्म से फ्री करने के लिए भी करते हैं। तो आज के सेशन में हमारा यहीं तक। होप आपको क्लियर हुआ होगा और इसको आप जरूर रिवीज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।